সব মালিককেই থ্রেট করে, আর একটা করে লোক গিয়ে আরএসএস এর নাম করে, আরএসএস এত খারাপ ছিল না এবং এত খারাপ বলে আমি বিশ্বাস করি না। এখন ওদের মধ্যে কিছু ভদ্রলোক আছে যারা বিজেপিকে ওইভাবে করে না সাপোর্ট, তারাও একদিন বাঁধ ভাঙবে। ममता बनर्जी 2011 से हुकूमत में है और जब वो सरकार में आई थी उस वक्त 2011 से लेकर 2016 तक लेफ्ट फ्रंट की पोजीशन में थी। उसके बाद 2014 के लोकसभा इंतखाब में बीजेपी का वोट 3% से बढ़कर 10% तक चला गया और 2016 के असेंबली इंतखाब में बीजेपी सिर्फ 3 सीट जीत पाई, लेकिन लेफ्ट फ्रंट की सीट घटकर 26 हो गई और कांग्रेस 40 सीट लाकर अपोजिशन पार्टी का दर्जा हासिल किया। ये तो असेंबली की सीटें थी, लेकिन बंगाल की सियासत में पहली मर्तबा बीजेपी अपोजिशन का किरदार अदा करने लगी। 2016 के बाद से बंगाल के तमाम अखबारात, न्यूज़ चैनलों पे ममता बनाम बीजेपी का मुद्दा, बयानबाजी, हंगामा आराई, जलसे जुलूस शाया होने लगे। लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस पसे पर्दा में चले गए। 2021 के इंतखाब में बीजेपी एक बड़ी पार्टी, बीजेपी दावा करने लगी थी कि वो सरकार बनाने की पोजीशन में है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बीजेपी सिर्फ 77 सीट जीत सकी और तृणमूल कांग्रेस तीसरी मरतबा सरकार में आकर बड़ी सीटों के साथ सरकार में आई। लेकिन इस मरतबा मंजरनामा बदल चुका था। लेफ्ट फ्रंट जिसने 34 वर्ष तक हुकूमत की थी वो जीरो हो चुकी थी। कांग्रेस जो हिंदुस्तान की सबसे कदीम सियासी जमात थी, जिसने कई सालों तक बंगाल में हुकूमत की, उसकी तमाम सीटों पर हार गई। बंगाल की सियासत से लेफ्ट फ्रंट खात्मा हो गया, कांग्रेस का खात्मा हुआ। अब ममता बनर्जी बनाम बीजेपी की सियासत चलती रही। ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा चेहरा बनकर उभरी और ममता बनर्जी को वजीर आजम बनाने तक के मुतालबात होने लगे। लेकिन उसी ममता बनर्जी के दौर इक़्तिदार में 2011 से लेकर 2024 तक बंगाल की सरजमीन आरएसएस के लिए साजगार हो गई। आरएसएस जो 70 सालों से या 65 सालों से बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए तरस रही थी, मुश्किलात का सामना था, नजरियाती महाजराई थी, उस बंगाल में ममता बनर्जी के दौरे इक़्तिदार में आखिर बीजेपी को ही नहीं आरएसएस को फलने फूलने का मौका मिल गया। एक आरएसएस के लीडर की बात माने तो अगर आज बीजेपी के पास 77 सीटें हैं तो बीजेपी की नहीं बल्कि आरएसएस की बदौलत। अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ में रिपोर्ट छपी है जिसका उन्वान है आरएसएस 5-fold राइज इन बंगाल सिंस ममता बनर्जी ऑस्टेड लेफ्ट के आरएसएस ने 5 गुना बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। कब से? जब से ममता बनर्जी सरकार में आई है। इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन के उर्दू वेबसाइट पर भी, हिंदी वेबसाइट पर भी टेलीग्राफ की इस रिपोर्ट को सामने रखकर एक तफसीली रिपोर्ट मैंने लिखी है। अगर पूरे आरएसएस बंगाल में कब और कैसे बढ़ी, बंगाल की सियासत में कब आई और कैसे बढ़ी और ममता बनर्जी के दौर इक़्तिदार में कैसे आगे बढ़ी और आखिर क्यों बढ़ी, उसका डिटेलिंग हमने तफसील के साथ अपने दोनों वेबसाइट पर इंसाफ www.insafnewsonline उर्दू और इसी तरह www.insafnewsonline हिंदी के इस पे आप देख सकते हैं और हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस खबर की लिंक डाल देंगे, आप वहां जाके तफसील से पढ़ सकते हैं। आइए बात करते हैं कि उस रिपोर्ट में, टेलीग्राफ की उस रिपोर्ट में, और मैंने एक सुखनंदो भट्टाचार्य, एक बंगाल के मशहूर जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने किताब लिखी है बंगाल में जापानाइजेशन राइजिंग आरएसएस पे किताब लिखी। उनकी किताब के हवाले से कुछ हकायक को तलाशने की कोशिश की है और इसी तरह कुछ माहिरीन की भी राय ली है कि आखिर ममता बनर्जी के दौर इक़्तिदार में आरएसएस को फलने फूलने का मौका कैसे मिला। आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए तो हमें लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन एक पॉजिटिव, मारूज़ाती, ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म करती है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपकी तरफ से हमारा यही सबसे बड़ा ताउन होगा। टेलीग्राफ ने अपनी इस रिपोर्ट में लिखा है 2026 के असेंबली इंतखाबात आते आते तक बंगाल की तमाम ग्राम पंचायतें जो 3354 हैं
उसमें आरएसएस अपनी शाखाएं कायम करने में कामयाब हो जाएगी। और आपने सुना होगा, ये खबर पढ़ी भी होगी इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन में, कि इस साल फरवरी में आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत बंगाल के 10 रोज़ा दौरे पे आए थे। ये दौरा बहुत ही लो प्रोफाइल का दौरा था, बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज नहीं थी और बड़े छोटे पैमाने पर बहुत ही गुपशप के तरीके से मोहन भागवत ने पूरे बंगाल के बारे में 10 दिन में समझने की कोशिश की। बर्दवान भी गए, बंगाल के मुख्तलिफ इलाकों में गए, लेकिन बड़े पैमाने पर इसकी मीडिया कवरेज नहीं की गई और जानबूझकर मीडिया को इस कवरेज से दूर रखा गया। उस दौरे के बारे में जो आरएसएस के जो प्रचारक हैं मशहूर और जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट देखते हैं, जिष्णु बासु, उसने ये बतलाया है इस वक्त बंगाल आरएसएस का सबसे बुनियादी हदफ है। आरएसएस उनका सबसे बड़ा टारगेट जो है बंगाल है। और उन्होंने ये बताया कि मुस्लिम अक्सरियती इलाके जो नॉर्थ दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, इस तरह के जो जहां मुसलमानों की आबादी 30 से 35% है, वहां पे आरएसएस ज्यादा तवज्जो से काम कर रही है। उन्होंने इस वक्त बताया कि इस वक्त बंगाल में जो आरएसएस की कुल यूनिट काम कर रही है 4540 यूनिट काम कर रही है। 2026 आते आते कुल टोटल 8000 आरएसएस की यूनिट बंगाल में काम करने लगी। ये 8000 यूनिट कितनी बड़ी है उसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि 2011 में जब लेफ्ट यहाँ से बंगाल से रोसत हो रहा था और उनकी सरकार जा रही थी, उस वक्त आरएसएस की कुल यूनिट बंगाल में सिर्फ और सिर्फ 830 यूनिट काम कर रही थी। तो अंदाज़ा लगा लें कि 2011 से लेकर 2016 तक, 16 के इंतखाबात तक टोटल 830 को अगर देखा जाए, 830 कहाँ 8000, 8 से 15 16 जो आरएसएस मुल्क की आज़ादी से लेकर 1939 में आरएसएस के क़याम के बाद यहाँ बंगाल में पहली यूनिट जो कायम हुई 1939 में आरएसएस की कायम, 1939 से लेकर 2011 तक का वक्फा देख लें, 150 साल का, 1939 से 70-80 साल का वक्फा, उस वक्फे में सिर्फ 800 यूनिट काम कर पाई है आरएसएस। लेकिन इन 16 साल में, ममता बनर्जी के 16 साल में उस 800 की तादाद बढ़कर 8000 हो गई है। और 2006 में ये 11 में 860 थे और 2006 में सिर्फ 500 थे। अगर देखा जाए कि 2006 ही मतलब लेफ्ट के आखिरी दौर में जब लेफ्ट कमजोर रहा था, उस वक्त आरएसएस की तवज्जो हुई। और जब 2011 में ममता सरकार आ गई यहाँ पे, तो आरएसएस की एक बड़ी मीटिंग हुई। उस बड़ी मीटिंग में तय किया गया कि अब हमारे लिए हालात साजगार हो गए हैं, हमें बंगाल को पूरा का पूरा टारगेट देना चाहिए और हमारी पूरी तवज्जो बंगाल में होनी चाहिए। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था जब मैं यूनाई से जुड़ा हुआ था उस वक्त में, 2014 में जब पहली मरतबा मोदी सरकार, जिस दिन 2014 के लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे, उस दिन जब पूरा हिंदुस्तान जो मोदी के आमद पर जो बीजेपी सपोर्टर थे पूरे हिंदुस्तान में जश्न मना रहे थे, उस दिन मोहन भागवत कलकत्ता में मौजूद थे और आरएसएस की एक सभा से खिताब कर रहे थे। उसमें ये कह रहे थे कि ये 2014 की जीत सिर्फ एक शुरुआत है, हम उस दिन बड़ी जीत हासिल कर लेंगे जब बंगाल में हमारे लिए हालात साजगार आ जाए। आरएसएस के लीडर बताते हैं कि ममता बनर्जी जब सरकार में आई तो उन्हें जो 1970 की दहाई से लेकर 2011 तक लेफ्ट का जो इक़्तिदार का दौर है, उस दौर में दरअसल वो बताते हैं आरएसएस के लोग 2-3 तरह के चैलेंजेस का सामना था। पहला चैलेंज ये था कि लेफ्ट फ्रंट ने इस तरह का माहौल बनाया था कि इस बंगाल में कम्युनल बातें करना, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करने वालों को घृणा की निगाह से, घटिया निगाह से देखा जाता था, उसको समाजी तौर पर एक्सेप्टेबल हासिल नहीं था। दूसरी अहम बात ये थी कि आरएसएस जो अपना नजरियात को फैला रहा था ज़मीनी सतह पे, उसका काउंटर आइडियोलॉजी भी काम कर रही थी। वो काउंटर आइडियोलॉजी लेफ्ट की थी। लेफ्ट का एक काउंटर आइडियोलॉजी है कि जिसमें कम्युनलिज्म के लिए कोई जगह नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि पिछले 34 वर्षों में लेफ्ट से कोई गलती नहीं हुई है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिरका परस्ती के मुकाबले में जो नज़रिया था ममता बनर्जी
काउंटर करने नहीं कर पा रही हैं, लेकिन लेफ्ट उसका काउंटर करती थी। लेकिन तीसरा जो इल्ज़ाम आरएसएस के लोग लगाते हैं कि बंगाल में सियासी गुंडागर्दी थी, कि डायरेक्टली जो शाखाएं लगते थे उन शाखाओं में जाने वालों को डायरेक्टली जुल्म मारा नहीं जाता था, पीटा नहीं जाता था, लेकिन पॉलिटिकल तौर पे ऐसे लोगों को निशानजद किया जाता था, उनको धमकाया जाता था और शाखाओं में जाने से लेफ्ट फ्रंट रोकती थी। लेकिन 2011 के बाद क्या हुआ? 2011 के बाद सबसे बड़ी बात ये हुई कि ममता बनर्जी ने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की शुरुआत की। अगर आप 2011 और 12 की तकरीर ममता बनर्जी को निकाल लें आप यूट्यूब वगैरह पे, उसमें देखेंगे कि ममता बनर्जी कभी कहती है कि मुसलमानों के लिए अलग कॉलेज बनाएंगे, कभी कहती है कि मुसलमानों के लिए हॉस्पिटल बनाएंगे, और उसी दौर में उन्होंने इमाम मौसरीन की तनख्वाह का ऐलान कर दिया। इस तरह की जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से छोटी छोटी पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को ममता बनर्जी ने बढ़ावा, जिसको अब तक लेफ्ट नहीं देती। लेफ्ट के दौर में एक नारा था, रोटी कपड़ा मकान की पॉलिटिक्स होती थी, लेकिन ममता बनर्जी रोटी कपड़ा मकान रोजगार देने के सवाल को गायब कर दी या उसको निगलेक्ट कर दी। आप देखते हैं कि 2016 के बाद से बंगाल में कोई रिक्वायरमेंट नहीं हुआ है, जो हुआ वो सब के सब घोटाले की जद में। 26,000 टीचरों की नौकरी को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और अभी प्राइमरी टीचरों का मुकदमा अदालत में चल रहा है। तो एक भी जो रिक्वायरमेंट हुआ है सरकारी नौकरियों में वो अब तक शफाफ नहीं है, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी की नौकरी हो, चाहे वो टीचर की नौकरी हो, हर एक नौकरी सवालों की जद में है। तो ममता के दौर में रोजगार भी नहीं लगे, लेकिन उन तमाम नाकामी को छुपाने के लिए ममता बनर्जी 2011 से लेकर 2016 तक देखें तो ममता बनर्जी की हर तकरीर में था कि मुसलमानों के लिए एक अलग हॉस्पिटल बनाएंगे, मुसलमानों के लिए कॉलेज बनाएंगे। ये अलग सवाल है कि ममता ने क्या दिया मुसलमानों को। मुसलमानों को क्या दिया उसको अगर देखना हो तो अमर्त्य सेन जो बंगाल के ही हैं और मशहूर नोबल इनाम याफ्ता और इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है प्रातिची, उसकी एक रिपोर्ट को देख लें। वो रिपोर्ट क्या बताती है कि बंगाल में मुसलमानों की हालत सचर कमेटी के 10 साल के बाद क्या थी। तो ममता बनर्जी के दौर में उसके बाद शिकर ये हुआ कि आरएसएस के ख्याल है कि इधर हालिया वर्षों में जो कम्युनल वायलेंस हुए, उस वायलेंस के बहाने बीजेपी की गलत प्रोपेगेंडा जो आरएसएस की मिशनरी है और बिलखुसूस नेशनल मीडिया की प्रोपेगेंडा के जरिए आरएसएस के लिए बंगाल में मैदान साजगार हुआ है। बंगाल के बहुत मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती, उनके हवाले से टेलीग्राफ ने लिखा है कि वो लिखते हैं कि ममता बनर्जी की गलत पॉलिसियों की वजह से बंगाल में आरएसएस को आगे बढ़ने का मौका मिला। दूसरे ये कहते हैं कि कुछ ऐसे हालात बन गए हैं कि जो बंगाल की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जहां पहले कम्युनलिज्म के लिए कोई जगह नहीं थी, अब तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोग भी हिंदुत्व के हामी हो गए हैं और उनकी रोजमर्रा की गुफ्तगू में इस हिंदुज़म और कम्युनलिज्म की बातें हो रही हैं। खुद मुझसे ये ममता बनर्जी की गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर है सिद्दीकुल्लाह चौधरी, जब इस 2021 में वजीर जब वो बन गए तो उसके कई महीनों के बाद हमारी मुलाकात, हम उनके घर पे गए इंटरव्यू करने के लिए। उस इंटरव्यू में तो नहीं, लेकिन वो ऑफलाइन बताते हैं कि 2021 के असेंबली इंतखाबात के बाद जब पहली मरतबा ममता बनर्जी की कैबिनेट में या एमओस हैं उनकी एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग की शुरुआत से पहले उस मीटिंग में जब पहुंचते हैं सिद्दीकुल्लाह, तो उनको देखकर एक सीनियर वजीर थे बंगाल कलकत्ता के रहने वाले सुब्रतो मुखर्जी, वो कहते हैं सिद्दीकुल्लाह को पहले ये आवाज़ देते हैं और सिद्दीकुल्लाह को बोलते हैं कि अरे मौलाना आप आरएसएस के खिलाफ क्यों बोल रहे थे, हम ही तो आरएसएस, ममता तो आरएसएस। खुद ममता बनर्जी 2021 के असेंबली इंतखाब में कहा कि आरएसएस अच्छा काम करती है, आरएसएस में अच्छे लोग हैं, बीजेपी आरएसएस को बीजेपी का समझना है, बीजेपी में खराब लोग हैं। मतलब ममता बनर्जी आरएसएस और बीजेपी को अलग लाइन खींचाई थी। সব মালিককেই থ্রেট করে আর একটা করে লোক গিয়ে আরএসএস এর নাম করে, আরএসএস এত খারাপ ছিল না এবং এত খারাপ বলে আমি বিশ্বাস করি না। এখন ওদের মধ্যে কিছু ভদ্রলোক আছে যারা বিজেপিকে ওইভাবে করে না সাপোর্ট, তারাও একদিন বাঁধ ভাঙবে। जबकि सब लोग जानते हैं कि आरएसएस जो है बीजेपी की मदर ऑर्गेनाइजेशन है और बीजेपी में जो कुछ होता है वो आरएसएस की मर्जी के बगैर नहीं होता है। आरएसएस ही तय करता है कि बंगाल में बीजेपी का सदर कौन होगा,
कौमी सदर कौन होगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन मंत्री बनेगा और बीजेपी की क्या पॉलिसी होगी, उन तमाम पॉलिसी के तय करने में आरएसएस का किरदार होता है। लेकिन ममता बनर्जी जो जहां दीदा है, दुनिया देखी हुई है और 40 साल से पॉलिटिक्स कर रही है, वो ये कहती है कि नहीं आरएसएस अलग चीज है, अब तक कह रही थी। में शुभेंदु भट्टाचार्य अपनी किताब में आरएसएस की बंगाल की प्रेजेंटेशन को 3 दौर में तकसीम करते हैं। पहला दौर जो 1939 से लेकर 1953 तक को बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि ये जो मुद्दत था 1940 से 1953 तक का जो दौर है, 12-13 साल का, 14 साल का जो दौर है, उन 14-15 सालों में आरएसएस के लिए मुआफिक हालात भी थे और अच्छे हालात भी थे। नामुआफिक हालात इसलिए थे कि उस दौर में बहुत ज़्यादा फिरका परस्ती नहीं थी, लेकिन मुआफिक हालात ये थे कि उस दौर में बंगाल में मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा मकबूलियत के दौर पे थे और मुस्लिम लीग का काउंटर, अगर बेसिक जो मुस्लिम लीग जिस तरह की सोच रखता है उसका अगर कोई काउंटर होता है वो आरएसएस होता है। तो जाहिर बात है एक काउंटर जब दो अलग अलग इंतहाएं सामने आती है, एक इंतहा जब आता है तो उसके दूसरे इंतहा को भी मकबूलियत हासिल होती है। लेकिन 1953 से लेकर 2008 के दौर के बारे में शुभेंदु भट्टाचार्य ने अपनी किताब मिशन बंगाल ए सैफरॉन एक्सपेरिमेंट में लिखा है, ये जो दौर है आरएसएस के लीडर मानते हैं इस दौर में सबसे मुश्किल दौर था। ये जो दौर था, क्यों दौर मुश्किल था कि आरएसएस के आइडियोलॉजिकल तौर पे उसका काउंटर होता था। लेकिन 2008 के बाद के बारे में उन्होंने लिखा है कि 2008 के ही उन्होंने शुभेंदु भट्टाचार्य ने कई आरएसएस के लीडरों के हाल 2008 के बाद ममता बनर्जी की कुछ इस तरह की पॉलिसी रही जिसमें बीजेपी के लोगों को नैरेटिव तय करने में, काउंटर नैरेटिव तय करने में मदद मिली। चूंकि ममता बनर्जी कुछ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रही थी, ममता बनर्जी अब तक आरएसएस के आइडियोलॉजी की हामी रही है और उस जहनियत की वजह से ही बंगाल में इस वक्त आरएसएस इस पोजीशन पे पहुंच गई है कि वो दावा यकीन रखती है कि 2026 के इंतखाब में हम बीजेपी को इक़्तिदार में लाने में कामयाब हो जाएंगे। 2026 में क्या होगा अलग बात है, लेकिन आरएसएस के बंगाल में मौजूदगी, प्रेजेंटेशन की वजह से बंगाल का समाजी ताना बाना खतरे में है। और ये इसलिए भी हुआ कि लेफ्ट फ्रंट जो आरएसएस का आइडियोलॉजिकल का काउंटर करता था वो भी मंजरनामे से गायब हो चुका है। आप देख रहे थे इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।